13 जून 2025 ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक 1:06 PM हमारे यहाँ पे वाशिंगटन, टोरंटो और न्यूयॉर्क के टाइम के मुताबिक 1:07 का समय हुआ है, जो मिडल ईस्ट में रात है। भारत और पाकिस्तान में भी रात का समय है और जो हमें ख़बरें आ रही हैं कि इज़राइल अभी भी एयर स्ट्राइक कर रहा है ईरान के ऊपर। बहुत खौफनाक एयर स्ट्राइक्स हुई अभी 12-14 घंटे पहले इज़राइल की ईरान के ऊपर। अब हमारे आज के इंटरैक्टिव डिस्कशन का, लाइव इंटरैक्टिव डिस्कशन का मुद्दा है कि इज़राइल ईरान वॉर, हु विल विन? डिड इज़राइल डू द ईरान व्हाट इंडिया डिड टू पाकिस्तान? वही बड़कें हैं ईरान की जो पाकिस्तान की बड़कें थी। पाकिस्तान एक न्यूक्लियर देश है, ईरान एक न्यूक्लियर देश बनना चाहता है। सुबह शाम मर्ग बर इज़राइल, मर्ग बर अमेरिका, डाउन डाउन इज़राइल के नारे लगाता रहता है। स्टुपनों की तरह ईरान का पूरा एस्टैब्लिशमेंट का माफिया। और हाल इनका ये है कि इनके बड़े बड़े लीडर मारे गए। जिस तरह की इज़राइल ने प्रिसाइज स्ट्राइक्स की हैं, उससे ईरान की बुली का बेड़ा गर्क हो गया। वैसी ही स्ट्राइक, ज़रा इससे बहुत कम लेवल की स्ट्राइक, भारत इससे भी ज़्यादा कर सकता था जितनी भारत ने की थी। 7 मई को और फिर 10 मई को भारत ने भी कुछ स्ट्राइक्स की और उन स्ट्राइक्स ने पाकिस्तान की कमर तोड़ के रख दी। जवाब में पाकिस्तान ने क्या किया? बड़कें मारी, अमेरिका से कहा हमें बचाओ, और फिर कहा नहीं हम जीत गए, 1971 की वार का बदला ले लिया। वही माइंडसेट ईरान दोहरा रहा है, वही स्टूपिड जो पूरे का पूरा मंत्रा है वो इस वक्त ईरान दोहरा रहा है। अभी ईरान न्यूक्लियर पावर नहीं है, न्यूक्लियर पावर के करीब है। इज़राइल चाहता है कि इसको न्यूक्लियर पावर ना ही बनने दिया जाए। और जो पाकिस्तान ने न्यूक्लियर पावर बन के दुनिया का उखाड़ लिया है, इज़राइल भी उखाड़ तो नहीं सकेगा। माफ़ी चाहता हूँ, ईरान उखाड़ तो नहीं सकेगा, लेकिन इज़राइल ने कहा कि इससे पहले ये न्यूक्लियर पावर बने इसको ही उखाड़ दिया जाए। बड़ा फ़र्क है पाकिस्तान और ईरान में। एक ये इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। एक तो ये है कि पाकिस्तान की बड़कें होती हैं, ईरान की भी बड़कें होती हैं, मगर ईरान कुछ एक्शन करने की थोड़ी बहुत सलाहियत भी रखता है। लेकिन इससे बड़ा फ़र्क पाकिस्तान की जनता और ईरानी जनता का है। ईरानी जनता मॉडर्न है जनरली। ठीक है, 1979 के ईरान के रेवोल्यूशन के बाद मैं उसके बाद चंद बार ईरान गया हूँ और मैंने देखा है अपनी आंखों से ईरान का हाल। ईरान की जनता जनरली मॉडर्न प्रोग्रेसिव है। वो तो खुशी के गीत गाएगी जिस दिन ये खामिनेई जैसा शख्स और इसके इर्द गिर्द के लोग टोटल ख़त्म हो जाएंगे। वैसे बाय द वे इज़राइल की स्ट्राइक ने सवाए इस शख्स के ऑलमोस्ट हर इंपॉर्टेंट आदमी को वाइप आउट कर दिया। शर्म की बात है ईरान के लिए। नारे बड़के इनकी देख लें, वही जो नारे बड़के पाकिस्तान की है। हिला के रख दिया भारत ने पाकिस्तान को, और इससे कई लेवल आगे बढ़ के अब इज़राइल ने हिला के रख दिया ईरान को। और मैं जिस फ़र्क की बात कर रहा हूँ, ईरानी जनता जनरली बहुत मॉडर्न। अगरचे 1979 के उनके सो कॉल्ड रेवोल्यूशन के बाद एक रेग्रेसिव पार्ट ऑफ जनता भी उनका बन गया है, जो जाहिर है जिनके इंटरेस्ट हैं इस मुल्लायत की रजीम के साथ, जिसने ईरान को तबाह बर्बाद कर दिया। मगर पाकिस्तान की जनता, पाकिस्तान के एलीट, वो सब पाकिस्तानी जहादी माइंडसेट में ही रचे बसे। अगर जहादी माइंडसेट ना हो तो उनको हिंदुत्व से बड़ी तकलीफ रहती है। उनको तो छोड़िए, वो तो जाएं अपने नसीब का खाएं। मैं इससे ज़्यादा सख्त लफ्ज़ पाकिस्तान के लिबरल्स और घटिया किस्म की जो उनकी मेंटालिटी है उनके लिए इस्तेमाल करना चाहता था, पर मैं रुक गया। दे आर नॉट आवर कप ऑफ टी। लेकिन
ईरान ने इनको हिला कर रख दिया है। नेतन्याहू के बारे में आप जितनी चाहे घटिया बातें कर लें, वेस्ट का मीडिया लगा रहता है सुबह शाम, मगर ही इज अ मैन ऑफ क्लैरिटी। ठीक है, उसके अपने पॉलिटिकल एम्बिशंस होते हैं और उसने अमेरिका को ऑन बोर्ड लेने की कोशिश की, हमेशा करता रहता है। अमेरिका उनके साथ ऑन बोर्ड रहता है। फिर अमेरिका को चूंकि अरबों से भी डॉलर लेने होते हैं, अभी वो $5 ट्रिलियन की प्लेजेस लेकर ट्रंप आया है। ट्रंप अनप्रिडिक्टेबल है, लेकिन अरब प्रिडिक्टेबल है। अरब जाहिर है अपनी पब्लिक कंजम्पशन के लिए कहेंगे कि जी इजराइल आप ये ना करो, लेकिन वो मर्ग बर इजराइल नहीं कहते। वो यही कहते हैं कि भाई आप जुल्म कर रहे हो, गजा पे छोड़ दो, इसलिए उनको अपनी जनता को थोड़ा सा अपना मुंह दिखाना होता है। अदरवाइज जो कुछ इजराइल कर रहा है, मैं आपको दावे से कहता हूँ, मोहम्मद बिन सलमान हिज एक्सीलेंसी हो, यूएई के लीडरशिप हो, वो सब ऑलमोस्ट अंदर पीछे से ऑन बोर्ड हैं नेतन्याहू के। वो सब समझते हैं कि हमारी प्रोग्रेस की राह में रुकावट है ये जो घटिया इस्लामिस्ट नेटवर्क, जहादी नेटवर्क, और जिसको ईरान सपोर्ट कर रहा था। और ईरान ने, इस ईरानी रजीम ने, जब ईरान कहते हैं तो वो ईरान के ग्रेट पीपल नहीं है, एक ग्रेट सिविलाइजेशन है, मगर ये जो इनकी जहादी रजीम है इसने ईरान का बेड़ा गर्क कर दिया। मैं सैकड़ों क्या हज़ारों ईरानियों को जानता हूँ जो अमेरिका कनाडा में रहते हैं, बहुत ही प्रोग्रेसिव लोग हैं। बहुत फ़र्क है। अभी मैं पीछे बात कर रहा था, पाकिस्तानी जो एक घटिया मेंटालिटी है उससे इनका बहुत फ़र्क है। तो अब जंग कौन जीतेगा ये वाली? ऑफ कोर्स इजराइल जीतेगा, लेकिन इस पे मैं आगे चल के थोड़ी बात करूंगा कि कैसे जीतेगा। मैं चाहता हूं कि कल प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने जो एक इम्पॉर्टेंट स्पीच की 7-7.5 मिनट की, वो अब जाहिर है जो वेस्टर्न मीडिया लेफ्ट लीन लोग हैं और ये जो इस्लामिस्ट हैं वो तो इसको अपने रंग में रंगेंगे। उसमें पॉलिटिकल एंगल्स भी हैं, वो हर पॉलिटिशियन के होते हैं, लेकिन उसमें बड़ी पते की बातें की हैं उन्होंने। राइजिंग लायन के नाम से ये ऑपरेशन है। अब दुनिया में ज़रा ऑपरेशंस का नाम देने का रवाज बढ़ता चला जा रहा है, तो राइजिंग लायन का ये ऑपरेशन है, इस नाम का ऑपरेशन है। और प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने जिस तरह से बातचीत शुरू की वो पहला क्लिप आपके साथ शेयर करता हूं। Moments ago, Israel launched Operation Rising Lion, a targeted military operation to roll back the Iranian threat to Israel's very survival. This operation will continue for as many days as it takes to remove this threat. तो प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने कहा है कि राइजिंग लायन एक उभरता हुआ शेर इस ऑपरेशन का नाम है। अगर हिंदी उर्दू में मैं इसको ट्रांसलेट करना चाहूँ तो उन्होंने कहा है कि इनफ इज़ इनफ। आगे जाके उन्होंने तफसीलात बताई हैं कि ये जो अटैक था, इसका एक्शन जो शुरू हुआ है वो क्या है। इसका भी एक वीडियो क्लिप आपके साथ शेयर करता हूँ। Tonight, Israel backs those words with action. We struck at the heart of Iran's nuclear enrichment program. We struck at the heart of Iran's nuclear weaponization program. We targeted Iran's main enrichment facility in Natanz. We targeted Iran's leading nuclear scientists working on the Iranian bomb. We also struck at the heart of Iran's ballistic missile program. तो इसमें उन्होंने बताया कि उन्होंने क्या कुछ टारगेट पे रखा और क्या कुछ वाइप आउट किया। अब ज़रा थोड़ी सी मैं आपको इंफॉर्मेशन और देता हूँ। उनके यानी ईरान के चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, कैन यू बिलीव, उनको मार दिया। जनरल मोहम्मद बाकरी, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, बड़े बड़े नाम मैं अभी आपको पेश करता हूँ। ईरान के आयतुल्लाह खामेनी के बाद जो सबसे बड़े लीडर थे हुसैन सलामी, जो पासदाराने इनकलाब, जो इनका गार्ड है, ईरानियन गार्ड, जो आयतुल्लाह खामेनी को भी सिक्योरिटी देता है, उसके हेड को हुसैन सलामी को वाइप आउट कर दिया। फिर एक और इनका था बहुत ही बड़ा लीडर, खातमुल अंबिया,
हेड क्वार्टर बनाया हुआ है इन्होंने। खैर से ख़ातमुल अंबिया की जब बात आती है तो पाकिस्तान में मुझे वो अहमदी याद आते हैं जो टारगेट रहते हैं ख़ातमुल अंबिया के नाम से। ख़ातमुल अंबिया का मतलब है कि बस एक ही आखिरी पैगंबर प्रॉफिट मोहम्मद थे, जो उसके बाद बात करेगा वो उसको हम मार देंगे। तो ये भी उसी तरह का उन्होंने वहाँ पे डिपार्टमेंट बनाया हुआ है। कैन यू बिलीव इट? उसके कमांडर गुलाम अली राशिद, उसको वाइप आउट किया है। फिर उनके जो एरोस्पेस फोर्स के कमांडर थे अमीर अली हाजीजादा, उसको वाइप आउट किया है। फिर उनके बड़े बड़े साइंसदान फरीदून अब्बासी, न्यूक्लियर साइंटिस्ट फरीदून अब्बासी, मोहम्मद मेहदी तेहरानची, डॉक्टर अब्दुल हमीद मनोशहर, इस तरह के बड़े बड़े नाम उन्होंने वाइप आउट कर दिए हैं। और ईरान के जो मीडिया, जो उनका ऑफिशियल स्टेट रन मीडिया, उसको कल ये खबर देनी पड़ी कि जनाब हमारे ये खामेनाई साहब जो हमारे सुप्रीम लीडर हैं ये बच गए हैं। यानी ये उनको कहना पड़ा कि भाई वो तो बच गए हैं, बाकी सारे मारे गए। तो इसका मतलब ये है कि ये भी टारगेट पे जा सकते थे, लेकिन पता नहीं किसी वजह से नेतन्याहू ने अभी इनको छोड़ा है। और मुझे कुछ ईरानियों ने सुबह फ़ोन करके कहा जो कनाडा में रहते हैं, उन्होंने कहा हमारा तो नेतन्याहू का ये टारगेट हो ना हो, हमारा ये टारगेट है, क्योंकि इन्होंने हम ईरानियों की ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। तो आज के लाइव इंटरैक्टिव डिस्कशन का टारगेट है कि कौन जीतेगा ये जंग। ऑफ कोर्स ईरान हारेगा, इजराइल जीतेगा, ऑलरेडी जीता हुआ है। छोटा सा देश है इजराइल, छोटी पॉपुलेशन का। आर्मी भी ईरान की ऑलमोस्ट 1/4 से कम है इनकी, इजराइल की। लेकिन टेक्नोलॉजी है, अक्ल है। वहाँ करप्शन है ईरान में, टोटल करप्शन है। ये ज़रा सा ये निज़ाम, वो गिरती हुई दीवार को एक और धक्का मिला तो आप देखिएगा यही पासदारान ने इनकलाब ईरान, जितने ये इनके लीडर हैं, ये सब भाग जाएंगे। ये सब अमेरिका आने में इंटरेस्टेड हैं। मैं एक दफ़ा ईरान बहुत साल पहले गया था। इन्हीं के एक पासदारान इनकलाब के एक वन ऑफ द जर्नैल थे, वो कहीं मुझे कुम में मिले, ईरान के शहर कुम में। उसने कहा कि मुझे फ़ारसी में थोड़ी बहुत मुझे आती है। उसने कहा कि ब्रदर, अगर तुम हमें अमेरिका का वीज़ा दिला दो तो हम ये सब कुछ छोड़ के अमेरिका चले जाएंगे। मैंने कहा मेरी क्या हैसियत है, मैं तो एक आम सा जर्नलिस्ट हूँ। तो उन्होंने कहा कि नहीं, कोई ना कोई शायद आपके कनाडा में इधर उधर रिलेशनशिप हो, कनाडा ही बुला लो। कनाडा में इनकी एम्बेसी प्राइम मिनिस्टर हार्पर ने बंद कर दी थी आज से कोई 11-12 साल पहले, तब से इनकी एम्बेसी बंद है। और जाहिर है जो ईरानी यहाँ पे रहते हैं 99% मॉडर्न बढ़िया लोग हैं। और इसीलिए वो प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने उनको भी एक मैसेज दिया, वो मैं ज़रा बाद में आपके साथ शेयर करूँगा। अरब वर्ल्ड में कोई ख़ास आवाज़ नहीं उठ रही इस अटैक के बाद। उनका यही है कि भाई ये सारा जो रीजन है किसी तरीके से पीसफुल बन जाए। इसीलिए तो प्रेसिडेंट ट्रंप को $5 ट्रिलियन की सलामी पेश की थी। अभी कतर ने, सऊदी अरब ने, यूएई ने बाकायदा सलामी पेश की थी $5 ट्रिलियन की, कि भाई ये रीजन हमें पता है कि आने वाले दिनों में और आग के शोलों में जाएगा, बस हमें बचाओ और एक बार खात्मा कर दो इस ईवल जहादिज्म का। इसीलिए जॉर्डन ने ईरान की तरफ से फिर जवाबन, जिस तरह पाकिस्तान ने मिसाइल फेंके थे ना, जब भारत ने 7 मई को अटैक किया, मिसाइल फेंके, इनके मिसाइल मोस्ट जो है नकारा हो गए। कुछ जहाज़ शायद भारत के गिरा दिए तो उस पर छलांगे लगा रहे हैं, वो तो वारफेयर में इतना तो होता है। लेकिन अल्टीमेटली जो एंड रिजल्ट होता है वो देखने वाला। भारत ने चूल्हे पाकिस्तान की आर्मी की हिला के रख दी। अब वो पहुँचे हुए हैं या पहुँच रहे हैं पाकिस्तान के जो सिपा सलार हैं, जो फील्ड मार्शल हैं अमेरिका। तो वो खैर अमेरिका की पाकिस्तान के साथ जो गेमें हैं वो अपनी जगह पे, लेकिन इसके बावजूद तमाम तर ऑप्टिक्स पाकिस्तानी बना लें, दे आर नोवेयर। ईरानी जो मर्जी ये करते फिर नोवेयर। अब नेतन्याहू ने अरब देशों को कहा है कि भाई ये जो कुछ हम कर रहे हैं ये आपके भले के लिए है। बिल्कुल ठीक कहा है नेतन्याहू ने, और अरब भी इसको फील करते हैं। सुन लीजिए प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू की ज़बानी।
Yet in defending ourselves, we also defend others. We defend our Arab neighbors. They too have suffered from Iran's campaign of chaos and carnage. Our actions against Iran's proxy Hezbollah led to the establishment of a new government in Lebanon and the collapse of Assad's murderous regime in Syria. The peoples of those two countries now have a chance for a different future, a better future. तो प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने अरब देशों को जो कहा है कि हम उस रीजन में बहुत सारे देशों को डिफेंड कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक कहा। ईरान, ये जो ईरान की रजीम है अभी भी वहाँ पे है, ये बहुत बड़ा थ्रेट है ईरानियन लोगों के लिए, अरबों के लिए, उस पूरे रीजन के लिए। ये बदमाश रजीम जो है इसका खात्मा होना ज़रूरी है। ईरानियों का इसी में ही भला है और ईरानी बेचारे इसी दिन के मुंतज़र हैं। जिस अनप्रेसिडेंट लेवल पे इज़राइल ने ये अटैक किया है, इज़राइल और ईरान की प्रॉक्सी लड़ाइयाँ और डायरेक्ट अटैक हमने 2024 में इज़राइल का ईरान पे देखा, फिर ईरान का उस पे देखा। हमने तभी जान लिया था कि ईरान की क्या कैपेबिलिटी है। सिर्फ़ और सिर्फ एक ही होता है कि ये पागल जो हैं इनके पास एटम बम होता है। तो अब पाकिस्तानी जैसे हैं वो तो एटम बम चलाने की बात करते रहते हैं, उनको ये नहीं पता कि एटम बम चलाएंगे वही वापस उनके ऊपर आन गिरेगा, इतने स्टूपिड है। और यही हाल बाय द वे ईरान का, मगर बीच में वो जो क्रॉस फायर होती है ना, बीच में अरब देश हैं सारे के सारे, वो इस क्रॉस फायर में नहीं आना चाहते, इसीलिए वो $5 ट्रिलियन की सलामी दे रहे हैं ना प्रेसिडेंट ट्रंप को कि भाई ये हम आपके यहाँ इन्वेस्ट कर देंगे $5 ट्रिलियन, लेकिन ये क्रॉस फायर में हम ना आ पाए। अगर कहीं आते हैं तो आप हमारे माई बाप हैं, आप ज़रा संभालिएगा। तो अब आपने सुना कि प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू कह रहे हैं कि भाई हम अरब देशों को भी बचाना चाहते हैं, तो बैकडोर डिप्लोमेसी में ऑन बोर्ड है। यूएई, अमान और बहरीन तो ऑलरेडी ऑन बोर्ड है। वो तो अब्राहमिक अकॉर्ड का हिस्सा प्रेसिडेंट ट्रंप के पहले टेन्योर में बन गए थे। सऊदी अरब बनने जा रहा था, तो ये हमास ने 7 अक्टूबर 2023 की हॉरिबल टेरिफिक टेररिज्म की। उसके बाद फिर वेस्ट का मीडिया, लेफ्ट का मीडिया, जी ये नेतन्याहू जीनोसाइडल है, फलां है, ढीम है। तो क्या करें नेतन्याहू की अपनी जाहिर है अपने देश की पॉलिटिक्स भी है, उसको भी हैंडल करना है। और जो हमारे ज्यूश ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैं वो बहुत पढ़े लिखे हैं मगर बहुत डाइवर्स ओपिनियन रखते हैं, और वहाँ पे भी लेफ्ट है, सब कुछ है, लेकिन वो बहुत समझदार लोग हैं। वो फिर जाहिर है ज़रा सी बात पे, अब ये हॉस्टेजेस वाला तो बड़ा खैर इंपॉर्टेंट सेंसिटिव मसला है, उनके ख़िलाफ़ भी फ़ज़ा बनी। फिर अमेरिका भी चाह रहा था कि कुछ बाइडन के ज़माने में भी कि कुछ नेतन्याहू कुछ चीज़ें ना करे, कुछ ना करे। नेतन्याहू ये चाह रहे थे ट्रंप के आने के बाद कि भाई इनकी न्यूक्लियर फैसिलिटी पे अटैक हो जाए, लेकिन न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पे ट्रंप को उधर अरबों से सलामी भी मिल रही थी। तो यही डर था अरबों को भी, अमेरिका को भी, कि कहीं ये वाला जो मामला है बिगड़ ना जाए और ये हाथ से बाहर ना निकल जाए। भाई यही खतरा होता है। पाकिस्तान से भी यही होता है कि पाकिस्तान कहता है न्यूक्लियर बम चला देंगे, तो कहते हैं चलो यार इसको समझा लेते हैं। लेकिन भारत ने वो भी इनको कर दिया, इनकी बुली जो है ना वो ख़त्म कर दी। भारत ने कहा कि भाई इनफ इज़ इनफ। और यही मामला इज़राइल तो कोई 10 लेवल पे आगे जाके कर रहा है ना। अब बातचीत चल रही थी प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, ईरानियों की, ये न्यूक्लियर जो उनकी पूरी की पूरी जो पैकेज है वो बन रहा है, एटम बम बनाने के करीब है, समझा रहे थे प्रेसिडेंट ट्रंप। वो मैं आगे जाके स्क्रीनशॉट भी उनका मैं पढ़ूंगा। और लेकिन वो भी नहीं बात बन रही थी, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन पहले मैं नेतन्याहू के 2 और छोटे छोटे क्लिप आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। एक क्लिप तो ये है कि उन्होंने ईरानियंस को मैसेज दिया है कि भाई आपसे हमारी लड़ाई नहीं है, हमारी इस रजीम से लड़ाई है जो आपको भी मार रहे हैं। सुन लीजिए प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू का वो वाला मैसेज भी। So too do the brave people of Iran, and I have a message for them. Our fight is not with you. Our fight is with the brutal dictatorship that has oppressed you for 46 years. I believe that the day of your liberation is near. And when that happens,
the great friendship between our two ancient peoples will flourish once again. प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने ब्रेव ईरानियंस को मैसेज दिया। वाकई वो बेचारे वहाँ बैठ के भी ईरान की रेग्रेसिव घटिया रजीम के खिलाफ वो बोलते रहते हैं, मारे जाते हैं, उनकी बच्चियां मारी जाती हैं, और वो तंग आए हुए हैं ईरान के पर्शियन इस्लाम से, जिनका इस्लाम है अरबों का, वो मॉडर्नाइजेशन के पाथ पे और ये रेग्रेशन के पाथ पे। बाय द वे एक क्रेडिट मैं देता हूं जरूर, इवन इनकी ईरान की रेग्रेसिव रजीम के बावजूद इनका जैसा भी पर्शियन इस्लाम है ना, वो पाकिस्तानी बांग्लादेशी इस्लाम से मच बेटर है। ये मुझे मानना पड़ेगा। आई बीन देयर कपल टाइम्स। लेकिन आइडियल नहीं। आइडियल क्या, वो उनके ईरानियन जितने फ्रीडम लवर्स हैं उनके कॉन्टेक्स्ट में ये जो पर्शियन इस्लाम का ये जो इन्होंने किया हुआ मुल्लायत ने, वो भी इतना घटिया है। मगर मैं सिर्फ पाकिस्तान और बांग्लादेश से कंपेयर कर रहा था, वो तो इतने रेग्रेसिव हैं कि अनबिलीवेबल अनबिलीवेबल। अब जो मैसेज प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू दे रहे हैं ईरानियन अवाम को, वो बहुत अच्छा मैसेज है वेस्टर्न सिविलाइजेशन के लिए। ऑनेस्टली आज की दुनिया में, जबकि अमेरिका भी, इवन प्रेसिडेंट ट्रंप भी बिच जाते हैं सम टाइम, पता नहीं चलता पाकिस्तान के सामने जिस तरह वो ऐसे ही प्यार मोहब्बत की लैंग्वेज, अगर जो इसका कोई फ़ायदा पाकिस्तान को होने वाला नहीं है, वो ऐसे ही बस प्रेसिडेंट ट्रंप का होता है कि वहाँ पे वो इन्हीं चीज़ों में है कि वो सबको ज़रा प्लीज़ भी करना है, अमन की बात भी करनी है, कहीं और तो अमन हो नहीं सकता, तो वो इसमें लगे हुए हैं। तो इस सारे सीन में अब मैं यही कहूँगा कि ईरान का जो मैसेज है सिविलाइज्ड वर्ल्ड के लिए, वो क्या है, वो ज़रा सुन लीजिए अमेरिका के लिए और सिविलाइज्ड वर्ल्ड के लिए। I want to assure the civilized world, we will not let the world's most dangerous regime get the world's most dangerous weapons. And Iran plans to give those weapons, nuclear weapons, to its terrorist proxies. That would make the nightmare of nuclear terrorism all too real. The increasing range of Iran's ballistic missiles would bring that nuclear nightmare to the cities of Europe and eventually to America. Remember, Iran calls Israel the small Satan. It calls America the great Satan. And this is why for decades it's led millions in the chants of death to Israel and death to America. Today, Israel is responding to those genocidal calls with action and with a call of our own. Long live Israel and long live America. तो प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू बहुत ही क्लियर शब्दों में कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि डिकेड से ईरान में यही घटिया मेंटालिटी है, ईरानियन रजीम की ऑफ कोर्स क्रिएट की हुई। वो है जी डेथ टू इजराइल, डेथ टू अमेरिका। और वाकई ईरानियन इसी लेवल पे ही बकवास कर रहे हैं। आई मीन, जब मैं ईरानियन की बात कर रहा हूँ, आई डोंट मीन ईरानियन पीपल, दे आर नॉट लाइक दैट। ये जो ईरानियन रजीम है, जब हम किसी देश की बात करते हैं तो उस वक्त जो भी उसकी करंट रजीम होती है उसका ही हम जिक्र कर रहे हैं। वो यही घटिया घटिया उनका मंत्रा चल रहा होता है। और हालांकि इनमें कैपेबिलिटी थी ईरानियन, इवन इनकी मुल्लायत वाली रजीम में, कि ये अपने आप को चेंज कर सकते थे ड्यूरिंग द पास्ट 20 ईयर्स। 79 में इनका रेवोल्यूशन आया था, तो जाहिर है उसके फ़ौरन बाद ये उसी रास्ते पे चले, तो धीरे धीरे अपने आप को चेंज कर सकते थे। जैसा मैंने कहा, ये पाकिस्तानी या बांग्लादेशी मुल्लायत से रिलेटिवली बेहतर लोग थे, और इनके यहाँ एक सिविलाइजेशनल एक एस्पेक्ट भी था। ये कर सकते थे चीज़ों को बेहतर, मगर इन्होंने नहीं किया, और यही करते करते रहे। अब वेस्ट का मीडिया यही कह रहा है जी, ट्रंप से पूछे बगैर कर लिया, वेस्ट को ऑन बोर्ड लिए बगैर कर लिया, दुनिया अनस्टेबल हो जाएगी। अच्छा, दुनिया को, वेस्टर्न वर्ल्ड को बड़ी फिक्र रहती है कि जी ये अगर इधर कहीं मिडल ईस्ट में हो गया तो अनस्टेबल हो जाएगी। भाई, उनको अपने मसाइल तो मिडल ईस्ट का फिक्स करने हैं ना, इसराइल हो या अरब देश हो, उनको अपने इस बुल्ली से तो निकलना है ना बाहर। अब यूरोप खुद रशिया के साथ फाइट किया जा रहा है, वो उनके लिए बड़ी मुकद्दस फाइट है, वो ठीक है। लेकिन अगर कहीं कोई और अपने आप को डिफेंड करे, भारत डिफेंड करे, फाइट करे, टेररिज्म से निकलने की भारत एक बड़ी कोशिश करे, जो भारत अब कर रहा है,
तो वो ये अमेरिका को भी ऐसा को ये जी बड़ी दुनिया जो है ना अनस्टेबल हो जाएगी। जब तुम पूरी दुनिया में अटैक करते हो, अफगानिस्तान पे गए, इराक पे गए, उससे पहले वियतनाम पे, क्या कुछ नहीं किया, तब नहीं दुनिया अनस्टेबल हुई। तो इनके भी तो बड़े अजीबोगरीब मसाइल है ना। ये अपने पैसे के बलबूते पे खड़े रहते। अब इनकी भी यही ख्वाहिश थी वेस्टर्न वर्ल्ड की, यूरोपियन यूनियन की, कि बस इजराइल एक हद तक जाए। लेकिन फ़र्क ये है कि इजराइल के साथ बहरहाल वेस्टर्न वर्ल्ड ऑन बोर्ड है तमाम तर क्रिटिसिज्म के बावजूद। भारत को वो फैसिलिटी नहीं हासिल, इसलिए भारत के लिए और चैलेंज है। भारत को खुद ही अपने तौर पर ही अपने आप को बचाना है, और भारत वो बचा रहा है और बचाएगा। तो ये वो बातें हैं जो इस वक्त चल रही है। मैं यहाँ पे इससे पहले कि आपके क्वेश्चन लेना चाहूँ, अब जाहिर है ट्रंप का जो किरदार है, कल जैसे ही अटैक हुए तो ट्रंप की तरफ से कोई ट्वीट तो फौरी नहीं आई थी। फिर मार्को रूबियो की एक आई, उन्होंने कहा जी कि अमेरिका इसमें इन्वॉल्व नहीं है इस ऑपरेशन में, मगर हम इजराइल को डिफेंड करेंगे। तो वो तो पूरी दुनिया को पता है। अच्छा, फिर प्रेसिडेंट ट्रंप का आज सुबह गालबन 5:56 पे, यानी ऑलमोस्ट 6 AM ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक उनका ट्रुथ सोशल पे एक पोस्ट आया, जो फिर ट्विटर पे भी गया। वो मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करता हूँ। कहते हैं, आई गेव ईरान चांस आफ्टर चांस टू मेक अ डील। आई टोल्ड देम इन द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ वर्ड्स टू जस्ट डू इट, बट नो मैटर how hard they tried, no matter how close they got, they just couldn't get it done. I told them it would be much worse than anything they know, anticipated, or were told, that the United States makes the best and most lethal military equipment anywhere in the world by far, and that Israel has a lot of it, with much more to come, and they know how to use it. Certain Iranian hardliners spoke bravely, but they did not know what was about to happen. They are all dead now, and it will only get worse. There has already been great death and destruction, but there is still time to make this slaughter, with the next already planned attacks being even more brutal, come to an end. Iran must make a deal before there is nothing left, and save what was once known as the Iranian Empire. No more death, no more destruction. Just do it, because it is too late. God bless you all. ये है जनाब ट्रुथ सोशल मीडिया जो प्रेसिडेंट ट्रंप का अपना है, उस पर उन्होंने ये बात लिखी, फिर ये वायरल हुई। आज सुबह 13 जून को हमारे अपने ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक ऑलमोस्ट 6 AM प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से ये आई। बड़ी उन्होंने इसमें बहुत सारी बातें की हुई हैं। उन्होंने कहा ये ऑलरेडी लेट है, ईरान को समझना चाहिए था। अच्छा, कल मार्को रूबियो ने कहा कि भाई हम इसमें शामिल नहीं हैं, लेकिन हमें पता था कि इजराइल ऐसा करने जा रहा है। लेकिन साथ साथ प्रेसिडेंट ट्रंप इजराइल को कह रहे थे कि भाई आप टेबल पे आओ, टेबल पे आओ। उन्होंने अपनी एम्बेसीज भी खाली करवा ली थी आसपास के देशों में, अमेरिका की जो एम्बेसीज हैं। तो इसका मतलब ये है कि उन्हें पता था कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। मार्को रूबियो ने कल ये कहा कि हमें पता था। अब प्रेसिडेंट ट्रंप कह रहे हैं कि हाँ हमें पता था, और इजराइल के पास जो कुछ वेपन्स हैं वो दुनिया के लीथल वेपन्स हैं जो हम बनाते हैं, और वो हमारे पास अगर हैं तो वो समझे इजराइल के पास भी हैं, और उनको ये भी पता है इजराइलियों को उनको कैसे चलाना आता। बिल्कुल ठीक कहा प्रेसिडेंट। अब अमेरिका तो चलाने में उतना बहादुर नहीं है, मगर इजराइल के सर्वाइवल का मसला है, उसको पता है कि हमने इसको कैसे चलाना है, और वो ठीक कह रहे हैं प्रेसिडेंट ट्रंप। अब वो कह रहे हैं कि ऑलमोस्ट ऑल डेड, ये जितनी इनकी बड़ी बड़ी लीडरशिप थी ना, खामेनाई को इसलिए जिंदा शायद रखा इजराइल ने कि ज़रा उनका कोई स्पोक्स पर्सन रहे। अब इसराइलियों की बढ़के तो आप सुन रहे हैं ना, सॉरी माफ़ी चाहता हूँ, ईरानियों की बढ़के तो आप सुन रहे हैं ना, लेकिन ईरानियों की जो बढ़के हैं वो पाकिस्तानी बढ़कों की तरह ही हैं। लेकिन ईरानियों में थोड़ी सी रैशनैलिटी भी है जो पाकिस्तानियों में बिल्कुल नहीं है। ईरानियों को पता है कि भाई ये अब क्या हो गया है हमारे साथ और क्या होने वाला है, और फर्दर प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपनी पोस्ट में उनको बता दिया। एज ऑफ नाउ जब मैं आपके साथ ये बातचीत कर रहा हूँ,
1:36 ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक, अभी आधा घंटा पहले मैंने चेक किया था वाइट हाउस के पोर्टल पे, उनकी शायद मीटिंग हो रही है, बहुत स्पेशल अमेरिका की मीटिंग हो रही है, जो उनकी सिक्योरिटी की मीटिंग होती है। उसमें क्या डिसीजन होंगे वो शायद मेरी इस बातचीत के दौरान सामने आ गए होंगे या अभी आने वाले होंगे, इस पे अलग से हम बातचीत करेंगे। तो मामलात इतने गंभीर हैं ईरान के लिए, अब पूरा मीडिया दुनिया का कह रहा है, अल जजीरा टाइप मीडिया, कि अनप्रेसिडेंट है, पता नहीं क्या कर देगा ईरान। लेकिन साथ साथ वहाँ एक्सपर्ट्स बैठ के ये भी कह रहे हैं कि 2024 में भी हमने देख लिया था कि ईरान ने क्या उखाड़ा था इजराइल का, और अब इजराइल ने वाकई अनप्रेसिडेंट लेवल पे जाके काम किया है। नतान्स उनके जो सो कॉल्ड न्यूक्लियर साइट्स हैं वो एन जाके स्ट्राइक किया है। कोई 100 से ज़्यादा जगहों पे उन्होंने स्ट्राइक किया है। बताया जाता है कि कुछ 100 से ज़्यादा बड़े इंपॉर्टेंट लोग मारे गए हैं। ऑफ कोर्स इसमें बेचारे कुछ सिटीजन भी मारे गए होंगे, लेकिन 100 से ज़्यादा इंपॉर्टेंट लोग उन्होंने उड़ा दिए। इतना प्रिसाइज अटैक, कोई परवाह नहीं की। अच्छा, वो कह रहे हैं जो ईरानी सपोर्टर हैं, दिस इज लाइक एन एक्ट ऑफ वॉर। भाई एक्ट ऑफ वॉर क्या है? ये वॉर है ईरान के सोवरेन हदों के अंदर, एक जगह नहीं 100 जगह पे, और प्रिसाइज हाई प्रोफाइल जगहों पे अटैक किए और टॉप की लीडरशिप को उड़ा दिया है। मतलब क्या दुनिया अब भी समझेगी? खासतौर पर ये जो जहादी हैं, भाई दबे बहुत सारे जहादियों को समझ आ चुकी है, सीरिया के जहादियों फलां टीम वो ज़रा ठंडे पड़ के और वो ठीक हो गए। वैसे तो जहाद कारोबार और कुछ है ही नहीं। पाकिस्तान के जहादी रह गए हैं और ये कुछ ईरान के जहादी रह गए हैं। इवन तालिबान वाले जहादी भी समझ चुके हुए हैं, बस ये को दो जहादी रह गए। समझ थोड़ी थोड़ी इनको भी आ रही है कि जो इनके साथ हो रही है और जो होने वाली है। और फिर इनके जो होते हैं ना हमायती बैठे हुए इधर कनाडा अमेरिका में बकवास करते रहते हैं कि जी ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हैं फलां लोग। भाई हम पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नहीं, आपके जहाद के ख़िलाफ़ हैं। जो कुछ आप कर रहे हैं ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है, जो कुछ पाकिस्तानी कर रहे हैं। हम नहीं कुछ कर रहे, हम तो सिर्फ एक्सपोज कर रहे हैं, कमेंट्री कर रहे हैं, दैट्स ऑल। हम तो इनको मशवरा दे रहे हैं कि ठीक हो जाओ, सीधे हो जाओ। अगर मशवरा नहीं लेना तो जाओ जहन्नम में, ऑलरेडी जहन्नम में हो तुम लोग सब सारे के सारे। तो थोड़ी बातचीत लंबी हो गई। इससे पहले कि आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं, मैं क्वेश्चंस को एड्रेस करूं, मैं याद दिलाना चाहूँगा कि टैग टीवी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे पर्सनल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप हमारे इन्हीं दोनों चैनल्स पे डोनेट के बटन को क्लिक करके कंट्रीब्यूट कर सकते हो तो ज़रूर कंट्रीब्यूट कीजिए। और पैट्रियन के ज़रिए, पेपॉल के ज़रिए, क्रेडिट कार्ड के ज़रिए, हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स को लाइक कीजिए। हमारी इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म आप महसूस करते होंगे, हर रोज़ हम बिला खौफ व ख़तर बात करते हैं। बड़ा मुश्किल है, बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिस पे मैं खुल के बात करना चाहता हूँ, करता भी हूँ, लेकिन कहीं कहीं हमें बहुत थ्रेट्स होती हैं, बहुत इश्यूज़ होते हैं, हम कहीं कहीं अपना हाथ होला भी रख लेते हैं। लेकिन जो असल सच्चाई है जो मैं बयान करता हूँ उससे भी एक लेवल पे आगे होती है। आपका जितना साथ होगा आने वाले दिनों में, हम जो मैं बार बार कह रहा हूँ, डेफिनेटली सेटअप करेंगे मेंबर्स, ताकि जो मेंबर्स का अकाउंट है, ताकि आपकी सपोर्ट हमें बढ़े, और जो हम हाथ हल्का रख लेते हैं थोड़ा सा कुछ इश्यूज़ की बिना पे, उसमें ज़रा ज़्यादा खुल के बातचीत हो। तो क्वेश्चंस हम लेना शुरू करते हैं। अमित भाई का बॉम्बे से, इज रियली इजराइल डिड टू ईरान व्हाट इंडिया डिड टू पाकिस्तान? एब्सोल्युटली, शायद 10 लेवल आगे किया है। भारत भी कर सकता था, मगर वही कि इजराइल के साथ तो अमेरिका 100% रहता है, वेस्ट भी रहता है, भारत के साथ नहीं रहता, तो जाहिर है फिर थोड़ी एहतियात से करना पड़ता है। फिर भी इस बार भारत ने 7 मई और 10 मई के बीच में चक्कर छुड़ा दिए पाकिस्तान की, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। जितना भारत इंटरनेशनल प्रेशर को जेहन में रखते हुए जो मैक्सिमम कर सकता था उन्होंने किया, लेकिन अब भारत इस लेवल पे है कि इससे भी आगे मैक्सिमम जाएगा, ये मैं बता देना चाहता हूं। एज एन एनालिस्ट सिक्योरिटी इश्यूज पे एक पुरानी गहरी नज़र है मेरी, और मैं जानता हूं कि भारत इस लेवल पे भी चला जाएगा अगर भारत को ज़रूरत हुई जिस लेवल पे इजराइल गया है। अच्छा, वो बिलावल भुट्टो ने कहा था ना कि डिट्टो कॉपी है मोदी जी, वो कॉपी शॉपी नहीं है, वो अपनी ज़रूरत में काम कर रहे हैं मोदी जी और भारत की सरकार, और इजराइल अपनी ज़रूरत के मुताबिक काम करता है।
तो ये है मामला। अब ये दो ही रह गए हैं बड़े बड़े जो जिहादी देश हैं, एक ये पाकिस्तान है और एक ये ईरान है। बाकी ये सब जिहाद वाद का ना निकल चुका है, फूक वूक सब निकल गया। आपने तालिबान की भी देखी, वो भी ठंडे हैं, कोई जहाद शाद नहीं है अब अफगानिस्तान में। गॉन आर डेज आर गॉन, वो जहादी डेज। सीरिया वीरिया मिडल ईस्ट सब छुट्टी, लिबिया शिबिया, बस ये दो ही रह गए हैं, इनको सुधरना है। और अक्सर लोग पूछते हैं सुधरेंगे, खासतौर पर पाकिस्तान, नज़र तो नहीं आते लेकिन इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है सुधरने के अलावा। ये भी मैं आपको बता दूं, ये न्यूक्लियर जो है ना, ये बस मैं क्या कहूँ, ये अपने पास ही लेके बैठे रहेंगे, ये जो धमकियां देते रहते हैं। जी अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अनीश गांधी जी का है, व्हाट विल बी इम्पैक्ट ऑन मुस्लिम वर्ल्ड बाय अटैक ऑन ईरान फ्रॉम इजराइल? कोई इम्पैक्ट नहीं है। मुस्लिम वर्ल्ड जो मेजोरिटी है, जो ट्रू वाली मुस्लिम वर्ल्ड है, बड़ी खुश है, अंदर से कह नहीं रही। अच्छा, ईरान के हक में भी नहीं बोल रहे, जान छूटे उनकी ईरान से। मतलब जब मैं ईरान कहता हूं तो ये मुल्लायत वाली रजीम से। वो $5 ट्रिलियन की सलामी दी है उन्होंने, मुस्लिम वर्ल्ड ने अभी ट्रंप को, जब 2-3 हफ्ते पहले वहां थे। उनको चाहिए कि $5 ट्रिलियन की सलामी नेतन्याहू को दे दें, सारी अपनी सिक्योरिटी नेतन्याहू के हवाले कर दें। उन्हें कहें जनाब आप मिडल ईस्ट के पीस का ख्याल रखें, जितने ये जहादी बदमाश है ना इनको करें। तो वो ज़्यादा शायद वो $5 ट्रिलियन की बजाय शायद $2 ट्रिलियन में भी सौदा उनका हो जाएगा। तो कोई इशू नहीं है, कोई इम्पैक्ट नहीं है। बस ये पाकिस्तान, आज उसका बयान आया था शहबाज शरीफ का, मेरी हंसी छूट गई कि जी वो इजराइल ने ईरान पे हमला किया, हम ईरान के साथ हैं। अच्छा, ईरान इनके साथ नहीं है, पाकिस्तान के साथ, वो एक अलग बात है। तो बस ये ऐसे ही, बस ये बढ़ गए हैं इनकी, और कुछ नहीं है, कोई इम्पैक्ट नहीं है। सब खुश होंगे, जान छूटेगी जॉर्डन से लेके इराक तक, सब खुश होंगे। जी अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बटर क्रीम, हु विल विन दिस वॉर, ईरान और इजराइल? ऑफ कोर्स इजराइल। विल क्या है, वो ऑलरेडी विन कर रहा है। मतलब ये कोई जंग कोई एक दिन की थोड़ी है जो कल हुई थी, पहले से भी चली आ रही है। जिस तरह सफाया किया ऑलमोस्ट हमास का, हिजबुल्लाह का, और ये शख्स जिसके बारे में खुद इजराइल के अंदर इसके खिलाफ आवाज़ उठती रहती है, बहादुर आदमी है, ठीक है, इससे उसका अपना पॉलिटिकल कंजम्पशन भी होता है, पॉलिटिक्स में तो फिर ये सब कुछ होगा ना। लेकिन डिटरमेंट है ये आदमी, पता नहीं इस पे क्या क्या इल्ज़ाम लगते हैं, बट नेतन्याहू और उसके सारे लोग डिटरमेंट हैं और बहुत अजीम काम कर रहे हैं, अरब देशों के लिए भी, ईरानियन जनता के लिए भी, वेस्टर्न वर्ल्ड की सिविलाइजेशन को बचाने के लिए भी बहुत अजीम काम कर रहा है ये शख्स नेतन्याहू, कोई शक वाली बात नहीं है। जी आगे बढ़ते हैं। दत्ता कलकर्नी जी का क्वेश्चन है, इस्लामिक कंट्रीज बढ़ के मारना छोड़ के डेवलपमेंट की तरफ कब जाएंगे? जी जा रहे हैं डेवलपमेंट की तरफ दत्ता जी। दुबई में चले जाइए, कतर में चले जाइए, सऊदी अरब में चले जाइए, बहरीन में चले जाइए, अमान में चले जाइए, कुवैत में चले जाइए। बढ़ के नहीं है वहाँ पे, बल्कि जो बढ़ मारता है उसको पकड़ के वो जेल में बंद कर देते हैं। दे आर डूइंग फैंटास्टिक। इशूज़ हैं, जाहिर है धीरे धीरे और डेवलप होंगे, ऐसा तो नहीं है ना कोई आइडियल स्टेज पे हम अमेरिका और कनाडा नहीं खड़े। बहुत ही कनाडा हमारा सुंदर देश है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन यहाँ पे पॉलिटिकल अपीजमेंट के चक्कर में ऐसे घटिया हम देख रहे हैं सीन। लेकिन बहरहाल कनाडा में मार्क कार्नी आ गए, मैं लिबरल का पहली बार सपोर्टर हुआ, ही इज़ डूइंग वेल, फैंटास्टिक। तो बढ़ के बस ये पाकिस्तान रह गया है, बांग्लादेश रह गया। बांग्लादेश तमाम तर स्टूपिड बातों के बावजूद पाकिस्तान से फिर भी कुछ बेहतर है। अच्छा, ये आपने कभी तालिबान वालिबान की, इवन तालिबान वालिबान की, आई एम नॉट अ सपोर्टर ऑफ देम, कभी भड़क नहीं सुनी होगी आपने। ये कमाल की बात है। बस ये ईरानी है और पाकिस्तानी है, ये रह गए बढ़ के। ना इंडोनेशिया बढ़ के मारता है, थोड़ी बहुत भड़क स्टूपिड सी मार देता है वो तैयब उर्दुगान, लेकिन उसका अपना देश ठीक ठाक मॉडर्न है, तो वो एक अपनी जगह पे नमूना है। चलिए, वो एक अपनी बढ़ के मारने वाले बेसिकली ये दो ही देश हैं, पाकिस्तान और ईरान। तो जो बढ़ के नहीं मारे, मोस्ट ऑफ देम तो बढ़ के नहीं मार रहे, वो तो फर्स्ट क्लास तरक्की ऑलरेडी कर रहे हैं। ये दोनों तरक्की नहीं कर रहे। बहुत सारे क्वेश्चन मैं फास्ट पेस में एड्रेस करता हूँ। सैयद हक साहब का, डू यू थिंक पाकिस्तान इज ऑल्सो प्रोवाइडिंग सीक्रेटली सपोर्ट टू इजराइल? अच्छा, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है।
नहीं, सपोर्ट तो नहीं दे रहा, लेकिन जनरल आसिम मुनीर अमेरिका में हैं और वो बढ़ के ज़रूर मारते हैं, लेकिन वो कुछ मामलात में ईरानियन इनसे समझदार हैं, कुछ मामलात में पाकिस्तानी इनसे समझदार है, दोनों जहादी देशों से। अब वो आसिम मुनीर को पता है कि भाई अल्टीमेटली हमारा जो सोलैस है या जो भी हमारा जो रिलाय है वो अमेरिका के साथ ही है, तो इसीलिए वो क्रिप्टो करेंसी और फलां डीम, और वो अमेरिका के एक जनरल माइकल कोरिला ने कहा कि जी हमारी फिनोमिनल पार्टनरशिप है इन टर्म्स ऑफ काउंटरिंग टेररिज्म, ये टेररिस्ट देश उसके साथ। तो वो खैर अमेरिकियों को पता है इनको कैसे हैंडल करना है, तो वो इसराइल के ख़िलाफ़ बयानात तो देंगे, क्योंकि पाकिस्तान वन ऑफ द फ्यू कंट्रीज जिनके पासपोर्ट पे लिखा हुआ है कि इसराइल नहीं जा सकते इस पासपोर्ट पे। तो वो इतनी नफ़रत है यहूदो हनूद के साथ इनकी, पाकिस्तानियों की। लेकिन साथ साथ वो अमेरिका की गोद में भी हैं, पूरे आजकल गोद में नहीं है अमेरिका, बड़ी उनकी शदीद तमन्ना है कि अमेरिका उनको गोद में पूरा ले ले, जफ़ी डाल ले, ताकि उनकी चाइना से जान छूटे। तो इस सारे सीन में वो इसराइल के ख़िलाफ़ बयान तो देंगे, मगर इसराइल के ख़िलाफ़ नहीं जाएंगे। सीक्रेटली जो आपका सवाल है कि सपोर्ट क्या कर रहे हैं, नहीं सपोर्ट तो नहीं कर रहे, मगर ईरान के साथ भी उनकी नहीं बनती, लेकिन वो उम्मा का चक्कर इन्होंने रखा हुआ है। बड़ा अजीब व गरीब कन्फ्यूज किस्म का ये मंजरनामा है, और इंतहाई इडियोटिक मंजरनामा है, यानी एक ये कॉमेडी मूवी है इनफैक्ट पाकिस्तान। तो उसी खेल तमाशे में सपोर्ट तो इनकी करने की कोई औकात नहीं है पाकिस्तान की, लेकिन ये मैस नहीं कर सकते इसराइल के साथ। एक तो इसराइल खुद पावरफुल है, दूसरा इसराइल इनसे दूर भी है, तीसरा जो माई बाप है पाकिस्तानी आर्मी का वो अमेरिका ही है। तो इसलिए अमेरिका इनको शह देता रहता है। अभी हमने भारत पाकिस्तान के मसले पे देख लिया। तो वो सपोर्ट क्या करनी है पाकिस्तान की, मगर स्टेटमेंट इसराइल के ख़िलाफ़ करेंगे, बट दे कैन डू in terms of support to Israel, they can't do anything in terms of harming Israel। जी क्वेश्चन नेक्स्ट लेते हैं। आलोक रश्मि जी का है, what do you think about the Iran and Israel conflict? Is that why Trump is supporting Pakistan, because they might need Pakistan's help if it turns into a full scale war? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। ये दो थ्योरीज हैं कि ट्रंप थोड़ी बहुत जो सपोर्ट करता है पाकिस्तान की वो चाइना के ख़िलाफ़ और ईरान के ख़िलाफ़, वो अमेरिका खुद इस पोजीशन में है, वो कर सकता है, और इसराइल खुद अकेले ही हैंडल कर सकता है। और बाय द वे इसमें चाइना और रशिया का फैक्टर हमने, ये जो वॉर है फुल स्केल वॉर जाती है, इसमें हमने नहीं लिया। चाइना भी इसराइल के ख़िलाफ़ नहीं जाएगा, फ्रैंकली मैं आपको बताऊँ। रशिया फंसा हुआ है यूक्रेन के मामले में इतना, और ईरान का वो ठीक है दोस्त है, मगर वो ईरान का भी कोई बहुत साथ नहीं देगा, क्योंकि बैकडोर डिप्लोमेसी उनकी भी अमेरिकन से चल रही है। तो कोई ख़ास साथ रशिया भी नहीं देगा। हमने देख लिया सीरिया में जो कुछ हुआ, सीरिया में तो रशिया की डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट थी। सीरिया में जब अमेरिकन ने टर्कियों के ज़रिए एक बड़ा ऑपरेशन किया तो निकल गए रशियंस वहाँ से, तो वो इसमें मैस नहीं करेंगे। तो जो आपका बेसिक क्वेश्चन है कि क्या इसलिए सपोर्ट कर रहा है ट्रंप पाकिस्तान की कि चूँकि ये ईरान के मामले में फुल स्केल वॉर के, पाकिस्तान को तो एक फ़ोन कॉल चाहिए होती है ट्रंप की, और पाकिस्तान कहता है सर जी वो $2 बिलियन IMF से दिलवा दें, बस डील ख़त्म, कुछ नहीं चाहिए बीच में, ईरान इसराइल कुछ नहीं चाहिए। $2 बिलियन फ्रॉम IMF टू पाकिस्तान, या कुछ और थोड़ी बहुत मदद मिल जाए, बस इतना ही काफ़ी है पाकिस्तान के लिए। तो ना पाकिस्तान ने ईरान की मदद करनी है, ख़ुद उनके आपस में इतने मसाइल, अभी 1.5-2 साल पहले आपस में इन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक से एक दूसरे के ऊपर की थी। इनके बड़े मसाइल हैं ईरान और पाकिस्तान के अपने। जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जी थैंक यू वेरी मच फॉर योर सपोर्ट रामा राव जी। आर अरब सपोर्टिंग टेररिज्म इनडायरेक्टली? आई डाउट द इंटेग्रिटी ऑफ अरब नेशंस। ठीक कह रहे हैं, आज बिल्कुल आजकल के ज़माने में कई सालों से कोई टेररिज्म के लिए सपोर्ट नहीं है अरब दुनिया, बल्कि टेररिज्म को दबाने के लिए वो पूरी सपोर्ट दे रहे हैं। हैट्स ऑफ टू GCC कंट्रीज, नॉट जस्ट GCC कंट्रीज, इवन जॉर्डन भी, इजिप्ट भी, और ये आपका इराक भी इवन तंग आ गए भाई, ये जहाद टेररिज्म बर्बाद कर दिया इनको। और ये थोड़े रिलेटिवली समझदार लोग हैं। ठीक है, वो अपनी ज़बान ज़रूर हिलाते हैं अरब के चक्कर में, अरब पब्लिक कंजम्पशन में इसराइल के बारे में, मगर दे ऑल आर ऑन बोर्ड विद इसराइल। जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एच जी का, in your opinion, do you think India doesn't support Israel the way we should be? What is your view on
कन्वर्जेंसेस ऑफ चैलेंजेस फॉर बोथ इंडिया एंड इजराइल। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने किया। देखिए, इंडिया की ईरान के साथ भी अच्छी तल्लकदारी है, तेल लेते रहे हैं, शायद अब भी ले रहे हो। ईरान ने कोई इंडिया की बहुत मुखालफत नहीं की, दो एक बार कहीं कश्मीर के इशू पे अपनी ज़बान ज़रूर स्टूपिड तरीके से ईरान ने इस्तेमाल की, इंडिया ने उसको काउंटर कर लिया। अभी भी इस जंग के दौरान भी पाकिस्तान का एक डेलीगेशन प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का और ये हाफिज़ आसिम मुनीर जर्नैल का गया था ईरान में, कोई ख़ास लिफ्ट नहीं कराई, ना ताजिकिस्तान ने लिफ्ट कराई, सिर्फ टर्की ने और आज़रबाईजान ने इनको लिफ्ट कराई थी। तो इस वजह से भी इंडिया को पता है कि भाई ईरान उनके ख़िलाफ़ नहीं जा रहा। फिर इंडिया की रशिया के साथ भी बहुत दोस्ती है, अभी अमेरिका के साथ जो इश्यूज़ हैं उसमें बहुत अच्छी स्ट्रैटेजिक इकोनॉमिक पार्टनरशिप है अमेरिका के साथ, लेकिन और बढ़ाना चाहता है। लेकिन बीच में अमेरिकी भी अपना, जिसे एक पंजाबी का शब्द लुच तलते रहते हैं, तो वो फिर इंडिया समझदार है, उसको डिकेड से पता है कि हाउ टू हैंडल अमेरिका, तो वो फिर एंटागोनाइज किए बगैर अमेरिका को वो फिर हैंडल कर लेते हैं तरीके से। और फिर इंडिया को पता है कि इंडिया इज़ नॉट इज़राइल, इज़राइल जो मर्ज़ी करता है फिर, नेतन्याहू बीबीजी है, बीबीजी इनको कहा जाता है, जो मर्ज़ी कहते फिर, तो वो बहरहाल डार्लिंग है। भारत, इंडिया इज़ नॉट डार्लिंग ऑफ वेस्ट, ये एक रियलिटी है, और भारत इस रियलिटी को समझता है। भारत की कोई ख्वाहिश भी नहीं है कि हम वेस्ट के डार्लिंग बने, एक अलग से बड़ी सिविलाइजेशन है। तो इस सारे सीन में अब भारत एहतियात से चलता है। अरब देशों का भी पब्लिक कंजम्पशन सपोर्ट टूवर्ड्स इज़राइल ऑफ कोर्स नहीं होता, लेकिन अंदर से वो हैं। भारत की बहुत डायरेक्ट इज़राइल के साथ भी है, ईरान के साथ भी, अरब देशों के साथ भी, तो भारत इसको बैलेंसिंग रखता है। अच्छा, फिर भारत की अभी ये पाकिस्तान के मामले में इज़राइल ने फुल सपोर्ट का इजहार किया, बड़ा अच्छा ये जेस्चर था इज़राइल का, तो भारत उसको अप्रिशिएट करता है। लेकिन कई ऐसी चीज़ें हैं भारत के मामले में जब इज़राइल उनका साथ नहीं भी देता, तो भारत इन सब चीज़ों को समझता है, तो भारत ज़रा केयरफुल तरीके से चलता है, और कोई बात नहीं। अदरवाइज भारत का इज़राइल के को साथ मुयसर है, मगर इज़राइल को भारत के साथ की कोई बहुत ज़रूरत भी नहीं है फ्रैंकली। वो समझता है इज़राइल के भारत की ये मजबूरियां हैं। इज़राइल के पीछे पूरा वेस्ट खड़ा है, वो इतना मजबूत देश है कि पूरा वेस्ट खड़ा है, वो इज़राइल को कोई इसकी चिंता नहीं है। जी आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चंस हमारे पास काफ़ी हैं। प्रशांत राव जी का है, विल ट्रम्प सपोर्ट इज़राइल और टेक अ साइड ऑफ अरब वर्ल्ड एज ही टुक साइड ऑफ पाकिस्तान? नहीं, जैसे मैंने अभी पीछे कहा, ऐसा नहीं है कि ट्रंप जैसा पाकिस्तान और भारत के मामले में, उसमें यह है कि ट्रंप को चुपकी है कि अभी रशिया और यूक्रेन के इश्यूज हल नहीं हो रहे। ट्रंप को ये भी इश्यूज है कि ये भी मसले ईरान के, इज़राइल के और मिडल ईस्ट के हल नहीं हो रहे, तो वो अपनी गुड्डी चढ़ाने के लिए वो जो थोड़ी सी बातचीत उसकी हुई थी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की पाकिस्तान और भारत को, वो कहता है चलें कहीं तो मैं अपना नाम चमकाऊँ, कहूँ कि हाँ मैंने इन दोनों न्यूक्लियर देशों में सुलह करवा दी ट्रेड डील की वजह से, वो है वो, तो वो इसलिए है। तो ट्रंप साथ रहेगा इज़राइल के। मैंने अभी उनकी ट्वीट पढ़ी है, जो उनका सोशल मीडिया का पोस्ट था। तो बहुत सारे क्वेश्चंस और भी हैं, मैक्सिमम को एड्रेस करने की कोशिश करते हैं। जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रमेश शर्मा जी का, व्हाट आर द स्ट्रेटेजिक गोल्स ऑफ इज़राइल एंड ईरान इन दिस कॉन्फ्लिक्ट? अच्छा क्वेश्चन है। इज़राइल का सीधा ये है कि वो देख रहा है कि ईरान न्यूक्लियर बम बनाने के बिल्कुल करीब है, उधर वो देख रहा है कि टाइम बाय भी कर रहा है ईरान, इधर बैठ के मीटिंगें कर रहा है। तो अब इज़राइल कह रहा है कि भाई इनफ इज़ इनफ। एक स्ट्रैटेजिक ये है कि भाई अभी स्ट्राइक करो, प्री एम्प्टिव करो। दूसरा जाहिर है नेतन्याहू की अपनी पॉलिटिकल कंजम्पशन भी होती है, वो दोनों चीज़ें एक साथ चल रही होती हैं। उनका ये है कि कुछ चीज़ें हुई जब हमास का खात्मा किया, हिजबुल्लाह का खात्मा किया, पॉपुलर हुए, फिर वो जाहिर है इज़राइल बड़ा डाइवर्स नेशन है, तो फिर उनके ख़िलाफ़ ज़रा वहाँ पे फ़ज़ा बनी। अब ये किया उन्होंने, तो अब फिर वो भी पॉलिटिकल उनकी हाइप बनेगी, और फिर ये भी जो पूरे का पूरा मामला है इसको भी रोकना है। जो प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू कहते हैं कि भाई इसको रोकना है, ये ऐसा नहीं हो सकता ये बम बनाए। तो ये है स्ट्रैटेजिक। और ईरान का क्या स्ट्रैटेजिक है? कख नहीं है, ईरान का कोई स्ट्रैटेजिक गोल नहीं है, ईरान खड्डे लाइन है। जी अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सैयद हक साहब का एक और क्वेश्चन, आई मेंट टू से पाकिस्तान सपोर्ट टू इज़राइल इन टर्म्स ऑफ रिफ्यूलिंग देयर फाइटर जेट्स इन पाकिस्तान, व्हाट इज़ योर इनटेक? थोड़े बहुत चांसेस हो सकते हैं,
और लेकिन जो कुछ होगा वो अमेरिकन की फ़ोन कॉल पे वैसे ही हो जाना है। तो जो कुछ अगर फुल स्केल वॉर होती है, जो आपका पिछला क्वेश्चन भी था, तो उस सिलसिले में हक साहब फिर ये है कि हो सकता है इसकी ज़रूरत पड़े, पाकिस्तान कुछ भी कर सकता है, पैसे दे दें आप तो पाकिस्तान आर्मी कुछ भी कर देगी। जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ राज शुक्ला जी का मामले से, हु करंटली हैज़ द एज इन मिलिट्री टेक्नोलॉजी एंड इंटेलिजेंस, इसराइल और ईरान? भाई साफ पता चल रहा है इसराइल, कोई दूसरी बात ही नहीं है। मिलिट्री और इंटेलिजेंस में वो हिजबुल्लाह के जिस तरह पेजर्स के जरिए उनको उड़ाया था पिछले साल उन्होंने, वो हसन नसरुल्लाह पता नहीं क्या नाम था जो हिजबुल्लाह का हेड था, हमास के सारे लोग, सब इंटेलिजेंस और मिलिट्री कैपेबिलिटी टेक्नोलॉजी, कोई मुकाबला ही नहीं है ईरान का इनके साथ। जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, थैंक यू वेरी मच फॉर योर सपोर्ट। वोक आपके चैनल का नाम है। सर, डू यू थिंक विद इज यूज एज सपोर्ट पाकिस्तान वुड ट्राई टू क्रश बलूचिस्तान फ्रीडम स्ट्रगल एंड इन सच अ सिचुएशन शुड इंडिया इंटरवीन? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। मेरा एक बहुत स्पेशल इंटरव्यू आप शायद कल देखेंगे जो डॉक्टर तारा चंद के साथ है, बलोच अमेरिकन कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं, उनका पहला इंटरव्यू है किसी भी मीडिया आउटलेट पे, और उसमें वो बता रहे हैं कि वो किस तरह अब बलूचिस्तान कितना करीब है अपनी फ्रीडम इंडिपेंडेंस के लिए। तो बिल्कुल ये क्रश नहीं कर सकते, चूँकि अमेरिकन के आप बातें कुछ वो जो होते हैं ना हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, वो सुनते रहा करें, लेकिन अमेरिकन बड़ी गेम जो है ना गेम में है, बिग गेम में। चाइना को भी काउंटर करना है, रशिया के साथ तल्लक भी बनाना है, मगर आगे भी नहीं ख़ास हाथ से बढ़ने देना, अफ़गानिस्तान को भी हैंडल करना है, और बलूचिस्तान पे भी अब अमेरिकन की है निगाह कि भाई वहाँ पे मिनरल्स भी हैं। ये पाकिस्तानी जर्नैल तो कहते हैं कि बलूचिस्तान हम आपको बेच देते हैं, लेकिन अमेरिकन को पता है कि ये बिट्रेल होगा, तो वो बड़े तरीके से चल रहे हैं। उसमें कई ब्लंडर भी करेंगे अमेरिकन एज यूजुअल दे यूज टू डू, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये बलूचिस्तान की फ्रीडम पे फ़र्क पड़े। उसका कारण ये है कि बलूचिस्तान की फ्रीडम बहुत ऑर्गेनिक है, इंडिजीनियस है, वो लोग उसको किसी के हाथों हाईजैक नहीं होने देंगे। जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आकाश मल्होत्रा जी का है, हाउ आर गल्फ कंट्रीज रिएक्टिंग टू दिस एस्केलेशन, आर दे साइडिंग विद इजराइल लाइक दे डू विद इंडिया? ओपनली नहीं, ना ओपनली गल्फ कंट्रीज ने इंडिया का साथ दिया था, लेकिन ऑन बोर्ड थे। इजराइल का तो बिल्कुल ओपनली साथ नहीं दे सकते अपनी पब्लिक कंजम्पशन की वजह से, लेकिन ऑन बोर्ड है। जी आखिरी 2-3 क्वेश्चन लेते हैं। अंकित गोयल जी का पुणे से है, हुज वर्स फॉर इंडिया, ईरान और टर्की? दोनों ही वर्स नहीं है, ये मैं आपको बता दूं। टर्की ज़रा बढ़ के मारने वाला, ईरान का इंडिया के खिलाफ बढ़ के मारने वाला रवैया नहीं है। दोनों इंडिया के लिए कोई डेंजरस नहीं है। हाँ, नैरेटिव में टर्की है डेंजरस थोड़ा सा, लेकिन इंडिया को उसकी परवाह नहीं है। बाय द वे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टर्की के साथ वाले देश साइप्रस में अब जा रहे हैं, 15-16 को गालबन वहाँ पे होंगे जून को, और उसके बाद शायद वो कनाडा आ रहे हैं, शायद नहीं वो यकीनन आ रहे हैं, लेकिन डेट का जो फ़र्क है वो अभी क्लियर हो रहा है कि 15-16 को अगर प्राइम मिनिस्टर, जैसा कि खबरें आ रही हैं, साइप्रस जाएंगे, तो इसका मतलब है 15-16 को कनाडा में नहीं होंगे, तो फिर वो आएंगे। तो क्यों प्राइम मिनिस्टर साइप्रस में जा रहे हैं? इसलिए कि साइप्रस ने हमेशा इंडिया का साथ दिया है, और छोटा सा एक देश है, टर्की के साथ उनकी बनती नहीं है। कोई टूरिज़्म वहाँ पे सेट करेंगे इंडियंस की, कुछ उनके साथ स्ट्रैटेजिक बातें करेंगे, और तुर्की के लिए ये पैगाम होगा कि यू बेटर बिहेव। तो ये है जी। 1-2 क्वेश्चन और लेते हैं, 2 ले लेते हैं। चलिए सर, अगर यूएसए पाकिस्तान से ईरान पे कुछ अटैक करता हो तो पाकिस्तानी आम लोग कैसे रिएक्ट करेंगे? तक रिएक्ट नहीं करेंगे पाकिस्तानी अवाम बस बढ़ के मारो, उनको पता भी नहीं चलेगा अगर यूएस ने कोई एक्शन यहाँ से करना हुआ, उनको पता भी नहीं चलेगा, और वो खामोशी से उनके तैयारे आएंगे और अपना काम करके चले जाएंगे। हो सकता है इजरायली तैयारे भी आ जाएं, अपना काम करके चले जाएं। मैंने कहा पाकिस्तान आर्मी सिर्फ नोट दिखाओ और उनका मूड देखो, और कुछ नहीं है। आखिरी क्वेश्चन लेते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हमारे पास हैं, लेकिन आखिर में हम एक ही क्वेश्चन लेते हैं, 1 घंटा हो गया ऑलमोस्ट। व्हाट इज़ द लाइकली एंड गेम फॉर बोथ इजराइल एंड ईरान, डेटरेंस और रेजीम चेंज? बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका अमनप्रीत जी। ईरान का जो है डेटरेंस भी है, और ईरान की तरफ से जो इजराइल को डेटरेंस है वो रेजीम चेंज है। तो इजराइल के दोनों हैं,
मशअल ईरान कह गया। इजराइल के दोनों हैं, डेटरेंस भी है और रजीम चेंज भी है। ईरान का यस डेटरेंस है कि किसी तरह से हम बच जाएं। अब मुझे नहीं लगता ईरानी बच पाएंगे। जितना ये खौफनाक ये वाला राइजिंग लॉइन ऑपरेशन हुआ है, इसका पहला मरहला हुआ है। फिर ईरान ने, जैसे पाकिस्तान ने वो फेंके थे ना कोई मिसाइल और ड्रोन्स, तो खबरें हैं कि ईरान ने भी जवाबन को 100 के करीब फेंकी, वो सब के सब नकारा गए, जैसे पाकिस्तान के नकारा गए थे, जहाँ से हमने बातचीत शुरू की थी आज की लाइव इंटरैक्टिव डिस्कशन में। तो वही ये करेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। अब तो खामेनाई साहब अपनी जान बचाएं, कोई और पीछे तो रहा नहीं। आज ऑलमोस्ट सारी लीडरशिप उड़ा दिया भाई, क्या खौफनाक ऑपरेशन था और अभी चल रहा है। फिर इजराइल का भी जो खबरें आ रही हैं, इस वक्त रात का समय है, फिर उन्होंने कुछ ना कुछ अटैक शुरू कर दिए हैं। तो ईरान धमकियाँ वमकियाँ दे रहा है। अब ईरान किसको बीच में डालेगा? चाइना भी बीच में नहीं आएगा इस मसले में, रशिया भी नहीं आएगा। अब अमेरिका से ही डायरेक्ट बात करनी पड़ेगी, या अरबों को कह कहलवा के, जो बैकडोर डिप्लोमेसी तो ईरान की चल रही होगी कि भाई कितना का आप हमें तबाह करेंगे। तो ये है जी मंजरनामा जिस पे आज हमने आपके साथ लाइव इंटरैक्टिव डिस्कशन की। बहुत ही गर्मा गर्म खबर थी। जब मैं आपके साथ लाइव इंटरैक्टिव डिस्कशन में आता हूँ तो सोचता हूँ क्या सब्जेक्ट होगा उस एक रात पहले, तो वो चंद घंटों में दुनिया में कोई ऐसा बड़ा से बड़ा वाक़या होता है कि हमारे पास इश्यूज़ ज़्यादा होते हैं, समय कम होता है, और फिर हम उन इश्यूज़ में से किसी एक बड़े इशू को उठाते हैं और आपके साथ लाइव इंटरैक्टिव डिस्कशन करते हैं। बहुत शुक्रगुजार हैं, बहुत धन्यवादी हैं, आप हमें वक्त देते हैं। आप हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे इन्हीं चैनल्स पर डोनेट के बटन को क्लिक करके आप हमें कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।